नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी 99.9 के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सभ्यता की, एक ऐसे सिविलाइजेशन की जो प्राचीन काल में एक व्यवस्थित सभ्यता थी। तो आइए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है हड़प्पा। ये प्राचीन काल के सबसे व्यवस्थित और विकसित सभ्यता थी। यदि हम बात करें विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता की, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया या फिर इसको सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं। तो विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर इसे सुमेरिया की सभ्यता कहते हैं। पर अगर बात करें विश्व के सबसे प्राचीन व्यवस्थित एवं विकसित सभ्यता की, तो ये हड़प्पा सभ्यता है। सबसे विकसित या व्यवस्थित, विश्व के सबसे प्राचीन विकसित एवं व्यवस्थित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसकी कहानी को पिरोकर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। कहानी के दौर में एक वर्ष आता है 1826। ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स का हमारे भारत पर पूरा अधिकार था, पराधीन था हमारा भारत। तो 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हड़प्पा नामक गांव का उल्लेख सबसे पहले किया था। तो यह हम लिखेंगे सबसे पहले हड़प्पा का उल्लेख। ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा का उल्लेख किसने किया था। तो सब ये चार्ल्स मैसन ने किया था। चार्ल्स मैसन ने देखा कि हड़प्पा के लोग बड़ी ही आसानी से मिट्टी की खुदाई कर ईंट निकालते हैं और बनी बनाई ईंट से अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से ये बात लोगों को बताया, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई, पर सरकार के द्वारा उस समय में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। ये बात दबी की दबी रह गई। एक दौर आया 1853-56। ये वो दौर था जब अंग्रेज पूरे भारत में अपनी व्यापारिक सुविधा के लिए रेलवे का ट्रैक बिछाने का काम कर रहा था। रेलवे का जाल बिछाया जा रहा था पूरे भारत में। और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र जहां सिंधु घाटी थी, जहां हड़प्पा सभ्यता था, उस क्षेत्र में एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में एक थे ब्रंटन बंधु। ये दो भाई थे जो रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम कर रहा था। और रेलवे ट्रैक उस समय में ये कराची और लाहौर के बीच, इन दोनों जगहों के बीच में रेलवे ट्रैक बिछा रहा था ये ब्रंटन बंधु। इनमें दो भाई थे जिसमें एक का नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरे भाई का नाम था विलियम ब्रंटन। इन दोनों भाई मिलकर
कराची से लेकर लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा था, जो आज के पाकिस्तान है और उस टाइम की भारत था। तो इन दोनों भाइयों ने भी, ब्रंटन बंधु ने भी देखा कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के गांव के लोग मिट्टी की खुदाई कर ईंट प्राप्त करते हैं और उस बनी बनाई ईंट से अपना मकान तैयार कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। ये भी सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की, पर बात ज़्यादा फैली नहीं, यहाँ भी बात दबी की दबी रह गई। तो इस तरह से आगे देखिए, एक वर्ष आया 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो डायरेक्टर बनाया गया, ये डायरेक्टर बनाया गया कनिंघम को। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बनाए गए और इनके समय में इस विभाग की स्थापना हुई थी, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक की भी संज्ञा दी है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कनिंघम को ही कहा जाता है। इस तरह से जब कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बनाए गए तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों की खोज करने का प्रयत्न करने लगा, पर कनिंघम को ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। समय बीता गया। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल नामक एक ब्रिटिश अधिकारी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर बनाया गया और इन्हीं के नेतृत्व में दो भारतीय पुरातत्ववेत्ता, जिनमें एक का नाम था दयाराम सहनी, इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम सहनी। इन्होंने 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज की। जब दयाराम सहनी ने हड़प्पा के पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की, तब उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग सिर्फ ईंटें निकालकर घर बना लेते हैं ही नहीं, यहाँ तो एक व्यवस्थित रूप से शहर बसा हुआ था। कभी बड़े पैमाने पर वहाँ पर ये देखा गया कि मकान भी व्यवस्थित तरीके से सजाकर बनाया गया था। तो यहाँ हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में की। ठीक एक साल बाद एक दूसरा भारतीय था जिनका नाम था R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। तो ठीक एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने एक नए पुरातात्विक स्थल की खोज की जिनका नाम था मोहनजोदड़ो। यहाँ से शुरू होता है भारत के पुरातात्विक स्थलों की खोज की प्रक्रिया। यदि इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस टाइम के भारत में था। और इनकी दूरी की अगर बात की जाए, इनकी दूरी कुल 670 किलोमीटर की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी 670 किलोमीटर की है। और आज़ादी के आते आते लगभग 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में लगभग 40 पुरातात्विक स्थल की खोज की जा चुकी थी, 40 बस्तियां की खोज की जा चुकी थी, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा था। परंतु हैरान तो तब होगा जब वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कुल 1500
लगभग 1400-1500 पुरातात्विक स्थल की खोज की जा चुकी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, जो फैलाव था, इनमें मुख्यतः आज वर्तमान में 3 देश से पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनमें पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से 2 पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 475 पुरातात्विक स्थल की खोज की गई है। भारत में 925, अर्थात सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल हमारे भारत से खोज की गई है। यदि कुल पुरातात्विक स्थल की खोज की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो लगभग इसके 1400 या फिर कह सकते हैं 1560 प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि प्राचीन काल में भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे शहर बनाए गए थे। ये चूंकि नगरीय सभ्यता थी, बहुत विशाल क्षेत्र में बनाया गया था। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जो कि प्राचीन काल की सबसे विकसित और व्यवस्थित सभ्यता थी। यहाँ कहेंगे कि विश्व के सबसे प्राचीन या विकसित सभ्यता कौन सा है, तो ये हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। यदि बात की जाएगी विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर उसको सुमेरिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अंतर सिर्फ इतना था कि ये हड़प्पा की तरह, मेसोपोटामिया हड़प्पा की तरह ना ही विकसित थी और ना ही व्यवस्थित थी। सबसे पहले हड़प्पा का उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया 1826 ईस्वी में। फिर आगे 1853 से 56 के बीच जब रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को ये जिम्मेदारी दी गई थी रेलवे ट्रैक बिछाने की। और इसी के नेतृत्व में एक ब्रंटन बंधु थे, ये 2 भाई थे, एक का नाम जॉन ब्रंटन, दूसरे का नाम विलियम ब्रंटन। इन दोनों भाई ने भी देखा कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, हड़प्पा में खास करके लोग, हड़प्पा के जो लोग थे वो मिट्टी की खुदाई करते थे, ईंट निकालते थे और अपना घर बना लेते थे। 1861 ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। इसका डायरेक्टर कनिंघम को बना दिया गया था। 1902 ईस्वी ये भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जॉन मार्शल को बनाया गया। और इनके नेतृत्व में दो भारतीय पुरातत्ववेत्ता, एक D.R. बनर्जी और दूसरा R.D. बनर्जी, दयाराम सैनी और राखाल दास बनर्जी। दयाराम सैनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की और R.D. बनर्जी ने ठीक एक साल बाद R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यदि बात की जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो दोनों की जो कुल दूरी है 670 किलोमीटर की दूरी है। और आज़ादी के टाइम कितने पुरातात्विक स्थलों की खोज की जा चुकी थी, तो 40 पुरातात्विक स्थलों की खोज की जा चुकी थी। अब पाकिस्तान से मात्र 2 पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान से 475 और भारत से सर्वाधिक 925। यहाँ एक और बात ध्यान देना है, यहाँ भारत में सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। यदि बात की जाए भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, वो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इसके नामांकन के विषय में कि किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। नामांकन, यदि हम हड़प्पा सभ्यता के नामांकन की बात करें
तो तरह तरह के पुरातत्ववेताओं में काफ़ी भिन्नता पाई गई है। इतिहासकार भी इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि सिंधु घाटी के क्षेत्र में सबसे पहले जिस पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी वो हड़प्पा था, जो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में खोज की गई थी। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है सिंधु सभ्यता इसे? तो उस समय में एक नदी बहती थी, सिंधु नदी, और जिसके दोनों किनारे बस्ती मिले हैं, पुरातात्विक स्थल मिले हैं। तो सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर कुछ इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। यहाँ एक शब्द आके जुड़ गया, घाटी। इस सिंधु नदी के घाटी वाला जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में भी पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखते हैं, एक नाम हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। कुछ इतिहासकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सिंधु सरस्वती सभ्यता, कुछ इतिहासकार सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ भी एक नया शब्द आया, सरस्वती। क्यों कहा जाता है सरस्वती सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता? चूँकि गंगा नदी के और सिंधु नदी के, इन दोनों के बीच में एक नदी गुजरती थी जिनका नाम था सरस्वती नदी। सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल इसी सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल इसी सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, जो कि सिंधु नदी और गंगा नदी इन दोनों के बीच में बहती थी। इसीलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो उस समय में हड़प्पा के क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे बहुत मात्रा में तांबा और टीन, ये धातु मिला करते थे, और इन धातु को मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया था इन लोगों ने, जिनका नाम था कांसा, और इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसके नामांकन के विषय में इसे हड़प्पा की सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत की सबसे विकसित एवं व्यवस्थित सभ्यता थी, भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन, विकसित और व्यवस्थित सभ्यता थी। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके समकालीन विश्व के और अन्य सभ्यता की। तो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता। तो हड़प्पा के समकालीन सभ्यताओं में सबसे पहला सभ्यता है
दजला फरात नदी घाटी सभ्यता। इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। ये सभ्यता दजला और फरात दो नदियों के बीच में बसा हुआ था, इसीलिए इन्हें दजला फरात नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जो हड़प्पा के समकालीन था। दूसरा था वांगहो नदी घाटी सभ्यता। वांगहो नदी घाटी सभ्यता इसे ये चीन की सभ्यता थी। ये भी हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। तीसरा था नील नदी घाटी सभ्यता, जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं। मिस्र की भी सभ्यता कहते हैं। और फिर चौथा हुआ सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस तरह से हड़प्पा के समकालीन जो सभ्यता है, दजला फरात नदी घाटी सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहा जाता है इसको, या फिर सुमेरियन सभ्यता भी इसे कहते हैं। दूसरा वांगहो नदी घाटी सभ्यता, जो चीन की सभ्यता है। तीसरा नील नदी घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग मिस्र की सभ्यता भी कहते हैं। चौथा सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसके काल के बारे में, जानते हैं इसका काल क्या रहा है। यदि इसके काल की बात की जाए, क्या काल था, तो इसके काल के निर्धारण में कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया गया है। क्या है कार्बन 14 पद्धति? तो कार्बन 14 पद्धति है ये तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है। कार्बन 14 पद्धति क्या है? ये तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। कोई वस्तु कितना पुराना है, इसका निर्धारण कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ही की गई है। यदि बात करें कि कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की, कब की, तो कार्बन 14 पद्धति की खोज जो है B.S. लीवी ने की थी। कब की थी? तो 1946 ईस्वी में की थी। और ये B.S. लीवी अमेरिका का एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री था। अब ये B.S. लीवी 1946 ईस्वी में कार्बन 14 पद्धति की खोज की, और ये अमेरिका का एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री था। और ये कार्बन 14 पद्धति तिथि निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है। आइए हम ये जानते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो जैसा कि हम पढ़े होंगे, जानते हैं कि किसी भी जीवित वस्तु में जो कार्बन की मात्रा होती है, वो कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों की मात्रा समान होती है। तो कार्बन 12 इक्वल टू कार्बन 14। जीवित वस्तु में कार्बन 12 की और कार्बन 14 की मात्रा समान होती है। यदि वो वस्तु का क्षय होने लगे, वो वस्तु का मृत प्राय हो जाए, मर जाए, तो मरने के उपरांत कार्बन 12 की जो मात्रा है
वो अस्थिर रहता है, इसका क्षय नहीं होता है, इसका क्षय नहीं होता है। और कार्बन 14 जब किसी वस्तु की मृत्यु हो जाती है या फिर उसका विनाश हो जाता है तो कार्बन 14 की मात्रा जो है वो निरंतर क्षय होता है, निरंतर इसका क्षय होते रहता है। यदि हम बात करें इस कार्बन के अर्ध आयु काल की, तो कार्बन का जो अर्ध आयु काल होता है वो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष का होता है। और इसी के आधार पर किसी वस्तु की आयु निकाली जाती है। तो जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना अधिक क्षय होगा उतनी अधिक प्राचीन वो वस्तु माना जाएगा। तो इस प्रकार से तो इन्हीं कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से ये काल का निर्धारण किया गया है हड़प्पा सभ्यता के। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो हड़प्पा का काल है वो है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम लोग ईस्वी पूर्वी कहते हैं। तो ईसा के जन्म से पहले। अब हम देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उसका मूल निवास स्थान कहाँ था, कहाँ से ये लोग सिंधु नदी के घाटी में आकर बसे थे, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ये लोग कहाँ से आके बसे थे, यहाँ लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी, तो इसके मूल निवासी के बारे में भी विभिन्न प्रकार के इतिहासों में तरह तरह के मतभेद है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि इस सभ्यता के लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड थे। ऑस्ट्रोलाइड थे, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड थे। ये मध्य भारत के क्षेत्र में आके बस गए, मध्य भारत के क्षेत्र में आके बस गए। और यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाला है कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ये सिंधु घाटी के क्षेत्र में आने वाले पहला जाति था, पहला जाति था सिंधु घाटी के क्षेत्र में। कुछ इतिहासकार का मानना है कि सिंधु घाटी के क्षेत्र में बसने वाले जो लोग थे वो भूमध्य सागरीय थे, जिसे हम लोग मेडिटेरियन भी कहते हैं, मेडिटेरियन भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत में आके बसे थे, दक्षिणी भारत में आके बस गए और इन्हें दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग मंगोलाइड थे, मंगोलाइड जो हिमालय के क्षेत्र से आए थे, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से आए थे। फिर कुछ इतिहासकारों का मानना है ये अल्पाइन थे, ये अल्पाइन थे जो वर्तमान
मान के मध्य गंगा या फिर कह सकते हैं दक्षिण गंगा के क्षेत्र में आके बस गए, दक्षिण गंगा के क्षेत्र में आके बस गए। इस प्रकार से इसके मूल निवासी के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के जो मूल निवासी थे इसके बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट थे जो मध्य भारत में आके बसे और ये पहली जाति थी जो इस क्षेत्र में आके बसे हुए थे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये भूमध्य सागरीय थे जिसे मेडिटेरियन भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत में बसे थे और इन्हें दक्षिण भारत का निर्माता भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार का मानना हुआ ये मंगोलाइट थे, उसका मानना हुआ ये अल्पाइन थे। तो तरह तरह के इतिहासकारों में अपना अलग अलग मतभेद है। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसके जीवन के बारे में, कैसा था इसका जीवन। यदि इसके जीवन के बारे में बात करेंगे, खास करके खान पान के बारे में, तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये लोग शाकाहारी और साथ में मांसाहारी ये दोनों थे, क्योंकि उस समय ये लोग शिकार करके मछलियां पकड़ते थे, मछलियां पकड़कर भी जीवन यापन करते थे। कुछ लोग शाकाहारी भी थे। तो शाकाहारी के रूप में बात करेंगे कि शाकाहारी के रूप में ये लोग अनाज के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे, तो अनाज के रूप में गेहूं और जौ का इस्तेमाल करते थे। फिर यदि बात करेंगे फलों के रूप में, तो इसका प्रमाण मिला हुआ है। फलों की बात करें तो खरबूज, तरबूज का प्रमाण मिला है। कहीं कहीं किसी किसी पुरातात्विक स्थल से खजूर का भी अवशेष मिला हुआ है। फिर यदि बात करेंगे तैलीय पदार्थों की, तो ये लोग राई, सरसों, तिल इत्यादि का भी ये लोग उपयोग करते थे। कुछ इतिहासकारों ने, विदेशी इतिहासकारों ने का मानना था कि यहाँ कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन होता था और विदेशी इतिहासकार इस कपास को सिंडोन कहा करते थे, सिंडोन कहा करते। तो इस कपास के बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किए जाने के कारण विदेशी इतिहासकार इस हड़प्पा की सभ्यता को सिंडोन की सभ्यता भी कहता है। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण के रूप में क्या पहनते थे, आभूषण। तो यदि आभूषण की बात की जाए तो दो तरह के आभूषण की प्रमाण मिला हुआ है। पहला है एक सोना, चांदी, मनके। ये सोना, चांदी, मनके इस सभ्यता के जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, जिन्हें कुलीन वर्ग कहते हैं, जिन्हें उच्च वर्ग कहते हैं, वे लोग इन धातुओं का प्रयोग आभूषण के रूप में करते थे। और ये मनके मतलब गोल गोल मोती बना के, जो कि ये पत्थरों के मोती बने होते थे, ये आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते थे। और जो निचले तबके के लोग थे, ये निचले तबके के लोग अपने श्रृंगार के लिए शंख का इस्तेमाल करते थे, हाथी के दांत का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी से बने मनके का भी इस्तेमाल करते थे। पर जो निचले तबके के लोग होते थे वो मिट्टी के बने मनके का ही उपयोग करते थे। यदि बात करें इस समय की कपड़ा कैसे पहनते थे, तो कपड़ा में इस सभ्यता के लोग खास करके सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है कई पुरातात्विक स्थल से, और एक और ऊन का भी प्रमाण मिला है। तो दो प्रकार के कपड़े पहना करते थे। और सूती कपड़े दो तरह से होते थे, एक होते थे सादे और एक होते थे कढ़ाई
धार होते थे। तो चलिए एक बार इसका भी कुछ रिविजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निवासी थे, इसके बारे में जो इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट थे और ये मध्य भारत में आके बस गए थे, और इस क्षेत्र में आने वाले ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट पहली जाति थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये भूमध्य सागरीय थे, इन्हें मेडिटेरियन भी कहा जाता है, और ये दक्षिण भारत में आके बस गए थे, इसीलिए इन्हें दक्षिण भारत का निर्माता भी कहते हैं। यदि इसके जीवन की बात करते हैं, जीवन में खान पान की, तो ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। अनाज के रूप में जो साक्ष्य मिला है वो गेहूं का और जौ का। फलों के रूप में ये लोग खरबूजा का इस्तेमाल करते थे, तरबूज का इस्तेमाल करते थे, और कहीं कहीं किसी किसी पुरातात्विक स्थल से खजूर होने का भी प्रमाण मिला है। ये लोग राई, सरसों, तिल इत्यादि का प्रयोग करते थे। कपास बड़ी मात्रा में मिला करता था। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक उस क्षेत्र में आज भी कपास होता है, और कपास के बहुत अधिक मात्रा में मिलने के कारण विदेशी इतिहासकार कपास को सिंडोन कहा करते थे, और इसीलिए विदेशी इतिहासकार ने इसे सिंडोन की सभ्यता भी कहा है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंडोन की सभ्यता विदेशी इतिहासकारों ने कहा है। यदि बात करते हैं आभूषण की, तो आभूषण भी दो स्तर पे होते थे। जो पहले स्तर के लोग होते थे, जो पुरोहित थे, उच्च वर्ग के लोग थे, ये सोना का इस्तेमाल करते थे, चांदी का इस्तेमाल करते थे, और पत्थर, कीमती पत्थरों से बने मनके का इस्तेमाल करते थे। जो निचले तबके के लोग होते थे वो शंख का इस्तेमाल करते थे, हाथी का दांत श्रृंगार के रूप में उपयोग करते थे, और मनके खास करके जो मिट्टी के बने होते थे उस मनके का उपयोग करते थे। कपड़ा की बात करें तो लोग सूती कपड़ा का इस्तेमाल करते थे, ऊनी कपड़ा का भी इस्तेमाल करते थे। सूती कपड़े में एक सादे कपड़े, दूसरा कढ़ाईदार कपड़े का भी उल्लेख मिला है। इस तरह से अब आगे चर्चा करते हैं। पीता लिपि, इसका लिपि भाव चित्रात्मक लिपि था। भाव चित्रात्मक लिपि था। ये लोग चित्र के द्वारा ही लिखने का काम करता था। तो भाव चित्रात्मक लिपि में लगभग 400 और 500 संकेत मिले हैं। इस लिपि के 400 से 500 के बीच संकेत मिले हैं। तो ये संकेत कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है ये भी जानते हैं। ये संकेत मिला है ईंट पर। हम जानते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, ये लोग ईंट का भी प्रयोग करते थे। तो ईंट पर भाव चित्रात्मक लिपि का संकेत मिला है। दूसरा है मनकों पर जो गोल गोल मोती होता था। मृद भांड पर भी इसके संकेत मिले हैं। इसके भाव चित्रात्मक लिपि के संकेत मिले हुए हैं। उसके बाद सर्वाधिक जो मिला है वो मुहर पर सर्वाधिक चित्रात्मक लिपि का संकेत मिले हैं। तो मुहर जो समय में होता था इन लोगों का, वो सेल खड़ी का बना होता था। सेल खड़ी, जैसे कि इस नाम से लगता होगा ये कोई उस समय के विशेष धातु रहा होगा, लेकिन ये कोई धातु नहीं था। ये एक विशेष प्रकार की मिट्टी थी जिसका आयात करते थे ये लोग बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से इस मिट्टी का आयात करते थे, और इसी मिट्टी से ये लोग मुहर बनाते थे। तो अब आगे देखते हैं इन लोगों की ये लिपि जो थी, इस लिपि के लिखने का तरीका क्या था। तो कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाएं से दाएं लिखते थे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये दाएं से बाएं लिखते थे। तो हम चर्चा करेंगे लिपि के लिखने का तरीका, क्या तरीका था। तो कुछ का मानना था कि ये बाएं से दाएं लिखते थे, ये हो गया। कुछ का मानना था दाएं
से बाएं की तरफ लिखते थे। अब कुछ इतिहासकारों ने यह भी माना है कि पहली पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखें और दूसरी पंक्ति जब लिखने का प्रयत्न किया तो फिर वही से वो दाएं से बाएं की तरफ लिखने लगे। तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है? बाएं से दाएं फिर निचली लाइन दाएं से बाएं, इस पद्धति को क्या कहा जाता है या इस शैली को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्रूस्टो फेडन शैली। इन दोनों के मिश्रित शैली को ब्रूस्टो फेडन शैली कहते हैं। तो मित्रों, आज सिर्फ इतना ही। आज हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया हम लोग, और नेक्स्ट डे हम लोग इस शहर की सभ्यता कैसे कैसे बसी थी उसको हम लोग भी पढ़ेंगे आगे। फिर उसके और भी कंसेप्ट है बहुत सारे जो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ में मित्रों कमेंट जरूर करेंगे। यदि बात समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके और बेहतर तैयारी आप भी कर सके, ऐसे कंसेप्ट को जान सके। धन्यवाद।